नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कर सकता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मैं राकेश सिहाग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी के पेपर के बारे में। और ये जो पेपर हुआ था ये आपका 16/9/2018 को हुआ था। ये जो पेपर आपका हुआ था ये 16 सितंबर 2018 को हुआ था। दोस्तों, पीछे मैंने आपको 3 पेपर एलडीसी के करवा दिए हैं और ये हमारा चौथा पेपर होने जा रहा है एलडीसी का। दोस्तों, इस क्लास में भी हम एलडीसी का पेपर डिस्कस करेंगे और जो भी आपके एलडीसी के पेपर में आपको साइंस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से मेरे जो दोस्त हैं, आप मेरे जो भाई हैं, बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा सा वीडियो को आप शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपके काम की चीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप अगर पटवारी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त कंटेंट पढ़ रहे हैं। क्योंकि देख लेना मेरे प्यारे दोस्तों, 30 से लेकर 40% जो क्वेश्चन हैं साइंस के वो इन्हीं में से आ जाएंगे। जो मैं क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ ना, इन्हीं में से आ जाएंगे। पीछे जो बचते हैं आपके क्वेश्चन वो हम आपको चैप्टर वाइज जो आपकी मतलब सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1 या 2 दिन के बाद। 1 या 2 दिन के बाद चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। पहले मैं आपको बायोलॉजी करवाऊंगा, बायोलॉजी करवाने के बाद मैं आपको करवाऊंगा आपकी केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। अब आप ये बताइए कि मैं आपको बायोलॉजी की थ्योरी करवाऊँ, बायोलॉजी की थ्योरी करवाऊँ या फिर क्वेश्चन करवाऊँ, एमसीक्यू करवाऊँ। ये आप डिसाइड कर लीजिए, मेरे को कमेंट कर दीजिए। जितने आप कमेंट करेंगे उसके अनुसार मैं आपको करवा दूंगा। थ्योरी करनी है या फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं डिस्कशन के साथ, वो आप बता दीजिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं एलडीसी के पेपर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एलडीसी के पेपर में जो साइंस के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे प्यारे साथियों, वो पूछे गए थे 51 नंबर क्वेश्चन से, है ना। 51 से लेके 92-93 क्वेश्चन तक आपके पूछे गए थे साइंस के, वही डिस्कशन मैं आपके सामने करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको ले चलता हूं। ये रहा 51 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक क्या है। दोस्तों, लेंस की क्षमता का एस आई मात्रक क्या है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो मैं आपको बता दूं, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है ना, डायोप्टर। अच्छा, ये जो मीटर होता है ये आप सभी को पता है, मीटर आपका लंबाई का होता है। वाट किसका होता है? वाट होता है शक्ति का, शक्ति का। और दोस्तों, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर भी आपका शक्ति का होता है। लेकिन एचपी में एक एचपी में कितने वोट होते हैं? तो 746 वोट होते हैं। कितने वोट होते हैं? 746 वोट। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। हॉर्स पावर भी आपका शक्ति का ही मात्रक है, लेकिन एक हॉर्स पावर में एक एचपी में आपके 746 वाट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युक्ति में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी ऐसी कौन सी युक्ति है जिसके अंदर हम विद्युत तो देते हैं और विद्युत देने के बाद में वो काम करती है, विद्युत देने के बाद में वो काम करती है। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि बैटरी के अंदर रासायनिक पदार्थ होता है, तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत जनित्र जो होता है ना, विद्युत जनित्र, उसको हम क्या करते हैं, पहले उसको उसके आर्मेचर को घुमाते हैं, घुमाने पर वो क्या करता है, विद्युत देता है। मतलब इससे तो हमें क्या प्राप्त होती है? विद्युत प्राप्त होती है। इसका मतलब ये विद्युत ऊर्जा को नहीं बदलता, ये तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कंप्यूटर एक प्रकार का डाटा संग्रहण प्रणाली होती है, तो इसमें डाटा संग्रहण किया जाता है, तो इसमें तो कोई यांत्रिक और विद्युत का मतलब ही नहीं है। यहाँ पर बचता है विद्युत मोटर, क्योंकि विद्युत मोटर में हम क्या करते हैं, पहले विद्युत देते हैं, उसके बाद वो मोटर क्या करती है, काम करती है। यानी कोई भी काम, पंखा चलाने का हो गया या फिर कोई भी काम हो गया, तो वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। काम करने की जो ऊर्जा उसको हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, और जो हम विद्युत देते हैं उसको हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो काम है वो विद्युत मोटर का होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 53 नंबर क्वेश्चन की, तो 53 नंबर क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है। यानी लेंज का जो नियम है वो किस राशि का संरक्षण करता है? आवेश का करता है, संवेग का करता है, या फिर ऊर्जा का करता है? तो आपको बताना है। देखिए, पहले लेंज का नियम आपको समझना है। लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम ये बोलता है कि कोई भी प्रेरित धारा होती है,
कोई भी प्रेरित धारा होती है, प्रेरित धारा जो होती है ना, प्रेरित धारा उस दिशा का विरोध करती है, उस दिशा का क्या करती है, विरोध करती है, उस दिशा का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है, जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है, जिसके कारण उत्पन्न हुई है। यानी प्रेरित धारा जिस दिशा से उत्पन्न हुई है ना, उसी दिशा का क्या करती है, विरोध करती है। यही क्या कहलाता है, लेंस का नियम कहलाता है। अब आपको समझना है, मान लो ये कोई युक्ति है और इस युक्ति से क्या होगा, धारा प्रेरित हो गई। कौन सी धारा, प्रेरित धारा हो गई प्राप्त में। तो वो धारा क्या करेगी, इस युक्ति की साइड की जो दिशा है ना, उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। इसका मतलब ये विपरीत, मान लो युक्ति ने धारा प्रवाहित कर दी इस साइड, ये जो प्रेरित धारा है ये इस दिशा का क्या करेगी, आगे जाने वाली धारा का क्या करेगी दोस्तों, विरोध करेगी। इसका मतलब जितनी ऊर्जा इसकी थी ना वो समान रहेगी, ऊर्जा का क्या होगा, संरक्षण होगा, ऊर्जा खत्म नहीं होगी। क्योंकि अगर ये विरोध करेगी ना इस साइड जाने का, तो पीछे जो भी इसकी ऊर्जा खपत हुई है इस युक्ति की, वो ऊर्जा उसको वापस मिलती रहेगी। क्योंकि प्रेरित धारा इस दिशा का विरोध कर रही है, इसका मतलब ये वापस इस दिशा में आने की कोशिश करती है। इसका मतलब इस युक्ति की धारा, मतलब जो ऊर्जा है वो क्या है, समान रहेगी, यानी उसका संरक्षण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेंस के नियम के अनुसार क्या होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। अगला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी सेल कौन होते हैं। सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, तो दोस्तों सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनका पुनः भरण हो सकता है, यानी जिसको हम दोबारा काम में ले सकते हैं। सेकेंडरी सेल उनको कहा जाता है जिनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों जिनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता उनको बोलते हैं प्राथमिक सेल। जिसका उपयोग दोबारा नहीं हो सकता उनको बोलते हैं प्राथमिक, और जिनका पुनः भरण हो सकता है यानी जिसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं उसको बोलते हैं द्वितीयक सेल या फिर सेकेंडरी सेल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन जो है ना आपका वो कितने नंबर क्वेश्चन तक हो गए, 54 नंबर क्वेश्चन तक हो गए। अब हम बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड यानी मशीन है, मशीन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे खिसकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस कर रहा है, लेकिन इसको प्रॉब्लम मैं होने नहीं दूंगा और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आपसे दावा है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप पूरा सहयोग मेरा करते हैं तो आपको साइंस बहुत अच्छे से करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी आपसे, दावा है आपसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की अगर हम 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक तार के प्रतिरोध R की उसकी लंबाई L पर निर्भरता निम्न में से किसके द्वारा दी जाती है। यानी मेरे प्यारे साथियों समझना है आपको, प्रतिरोध और L यानी लंबाई, प्रतिरोध और तार की लंबाई आपस में किस प्रकार से संबंधित होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, मान लो ये तार है, कोई ये तार है, समझना ये तार है, एक ये तार है, एक ये तार है, इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, इसकी लंबाई थोड़ी कम है। ये जो तार है इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा। यानी आपने देखा होगा जितनी लंबी दूरी पर हम धारा को लेके जाते हैं, यानी जितनी लंबी दूरी पर हम क्या करते हैं, विद्युत लेके जाते हैं, तो आगे जाके विद्युत कमज़ोर पड़ जाती है। मान लो आप समझ लो कि मान लो एक आपका घर यहाँ पर है और दूसरा घर यहाँ पर है, और ये इसके बीच की दूरी है आपकी 1 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। एक तार तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जा रहे हो, और एक तार आप यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आ रहे हो। ये दूरी आपकी है पूरी 100 मीटर। अगर दोस्तों तार दोनों समान हो, समान मोटाई के हों, लेकिन उनकी दूरी अलग अलग हो, इसमें जो धारा जाएगी ना, यहाँ पर जो धारा जाएगी वो कमज़ोर जाएगी। यहाँ पर धारा क्या जाएगी, कमज़ोर, और यहाँ पर क्या जाएगी, धारा अधिक जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर तो प्रकाश ज़्यादा होगा और यहाँ पर प्रकाश क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबा तार जो होता है ना, उसके रास्ते में बाधा ज़्यादा आती है। लंबे तार के रास्ते में ज़्यादा बाधा आती है, और ज़्यादा बाधा को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। बाधा को प्रतिरोध बोलते हैं। तो लंबे तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। जितना लंबा तार उतना ज़्यादा प्रतिरोध, जितना कम तार लंबा तार उतना ही कम प्रतिरोध। यानी कहने का मतलब अगर L की लंबाई, अगर हम L का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, और अगर L का मान घटाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी घटता है। इसका मतलब R और L आपस में क्या है, समानुपाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी आर और लंबाई, यानी प्रतिरोध और लंबाई आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये एक उदाहरण मैंने
आपको बताया, उदाहरण के द्वारा समझाने की मैंने आपको कोशिश की। यानी कोई लंबा तार है, उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। आप इसको समझ भी सकते हो कि लंबे तार से आप किसी जगह धारा लेके जाते हो, विद्युत लेके जाते हो, तो वो कमज़ोर होती है और छोटे तार की बजाय, क्योंकि उनका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो लंबाई और प्रतिरोध आपस में समानुपाती होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों 56 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित्र में क्या होता है। विद्युत जनित्र में क्या होता है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, विद्युत जनित्र जो आपका होता है, विद्युत जनित्र, उसमें क्या होता है, विद्युत जनित्र में पहले उसके आर्मेचर को हम घुमाते हैं इस प्रकार से। तो हम क्या करते हैं, हमारे हाथ से घुमाते हैं। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर हमने काम किया, और काम करने की जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। पहले हमने उसको क्या दिया, यांत्रिक ऊर्जा दिया। पहले हमने उसको क्या दी, यांत्रिक ऊर्जा दी। और यांत्रिक ऊर्जा देने के बाद में उस जनित्र ने हमें क्या प्राप्त प्रदान कर दी, विद्युत प्रदान कर दी, बिजली प्रदान कर दी। तो कहने का मतलब विद्युत जनित्र ने क्या कर दिया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि 5 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। अच्छा, कार्य का मान पूछा है, कार्य का मतलब W का मान आपको पूछा है। यहाँ पर 2 कूलाम यानी आपको आवेश का मान दे रखा है, और आवेश को हम लिखते हैं Q से। यहाँ पर 5 वोल्ट विभवांतर यानी 5 वोल्ट यानी विभवांतर का मान दे रखा है, और वोल्ट को हम लिखते हैं V से। तो हमें देखो, एक तो Q का मान दे रखा है आपको 2 कूलाम, आपको V का मान दे रखा है आपको 5 वोल्ट, और आपको W का मान पूछा है। तो एक ऐसा सूत्र देखिए जिसमें ये तीनों आते हों, और वो सूत्र होता है आपका W बराबर Q इंटू वी। W बराबर Q इंटू वी। W का मान ज्ञात करने के लिए आप Q को और V को गुणा कर दोगे। Q का मान आपका 2 है और V का मान आपका 5 है। इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। और W का मात्रक यानी कार्य का मात्रक जूल होता है, तो आपका क्या आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद कर सकता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला जो क्वेश्चन आपका 58 नंबर क्वेश्चन वो ये रहा। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे तो दर्पण में कैसा दिखेगा। आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, जो आपका दर्पण होता है, समतल दर्पण, उसमें उल्टा दिखता है। आपने बाएं कान को टच किया है तो वो दायां कान दिखेगा, और आपने किस हाथ से किया था, दाएं हाथ से किया था, तो वो आपको बाएं हाथ से दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी उल्टा दिखेगा। अगर आपने बाएं कान को टच किया तो दायां कान दिखेगा, और दाएं हाथ से टच किया तो आपको बायां हाथ दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी के वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, ध्रुवण या फिर व्यतिकरण किससे बनता है। तो साथियों ध्यान रखना, जो आपका इंद्रधनुष बनता है वो वर्ण विक्षेपण के द्वारा बनता है। यानी इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, 7 रंग। और इसमें देखो, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग होता है, विक्षेपण का मतलब विभाजित होना। तो ये जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष क्या कर देता है, सूर्य के प्रकाश को, इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है, पानी की बूंद। और उस 7 रंगों को हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। तो इंद्रधनुष एक प्रकार का क्या है, वर्ण विक्षेपण की घटना है। क्या है, वर्ण विक्षेपण की घटना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इंद्रधनुष जो होता है ना, इंद्रधनुष वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्राथमिक, ठीक है, और प्राथमिक के बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्राथमिक के अंदर आपका जो इंद्रधनुष होता है उसमें अंदर कौन सा रंग होता है, अंदर की तरफ आपका रंग होता है बैंगनी, अंदर की तरफ आपका बैंगनी रंग होता है, और बाहर की तरफ कौन सा रंग होता है, आपका लाल होता है। लेकिन आपका जो द्वितीयक होता है ना, द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, उसमें उल्टा होता है। उसमें अंदर की तरफ तो आपका क्या होगा, लाल होगा, और बाहर की तरफ आपका कौन सा होगा, बाहर की तरफ आपका होगा बैंगनी। और इसके बीच में कौन सा रंग होता है, दोनों के बीच में, इसके बीच में भी पीला रंग होता है, और इसके बीच में भी क्या होता है, पीला रंग होता है। इसलिए पीले रंग को क्या कहा जाता है, इंद्रधनुष का माध्य रंग कहा जाता है। इंद्रधनुष का माध्य रंग किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना, पीले रंग को कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों प्रकार के इंद्रधनुषों में बीच में पाया जाता है। और इन तीनों को
बैंगनी, लाल और पीला तीनों रंगों को क्या कहा जाता है? दृश्य रंग कहा जाता है। ये 3 रंग ही हमें दिखाई देते हैं 7 रंगों में से, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? दृश्य रंग कहा जाता है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में? इंद्रधनुष के बारे में। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया कि इंद्रधनुष किसका कारण है, तो इंद्रधनुष आपका वर्ण विक्षेपण का कारण है, यानी वर्ण विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है, यानी रंगों का विक्षेपण हो जाता है ना, सूर्य की बूंद, पानी की बूंदों के द्वारा। जब हमारे वायुमंडल में कुछ पानी की बूंदें रह जाती हैं वर्षा के बाद, और उसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है सूर्य का, तो वो जो आपकी सूर्य मतलब पानी की जो बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की भांति काम करती हैं, और वो उस पानी की बूंदों के द्वारा जो प्रकाश आया है वो प्रकाश विक्षेपित हो जाता है 7 रंगों में, और सूर्य के विपरीत दिशा में क्या बन जाता है? इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला 60 नंबर न्यूमेरिकल आपके सामने है। निम्न निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है। यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, कोई व्यक्ति है वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, वो व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से, यानी यहाँ मान लो ये 20 सेंटीमीटर ये आंख है, ये मान लो व्यक्ति की आंख है, ये 20 सेंटीमीटर है और यहाँ 100 सेंटीमीटर है, इसके बीच में कोई वस्तु अगर रख रखी है तो उसको वो अच्छे से देख सकता है। कहने का मतलब इस आंख का जो प्रतिबिंब है ना, वो केवल और केवल 100 सेंटीमीटर तक है। इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कितने सेंटीमीटर तक का बनता है? प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका 100 सेंटीमीटर तक का बनता है। इसका मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी यानी v है वो आपको कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति कितनी दूर तक देख सकता है, ये बात प्रतिबिंब दूरी की दी हुई मिलेगी आपको। यानी जो व्यक्ति जितनी दूरी तक देख सकता है उसको आप क्या मानोगे? उसको आप प्रतिबिंब दूरी मानोगे, क्योंकि उसकी आंख के ऊपर जो प्रतिबिंब बन रहा है ना वो 100 सेंटीमीटर तक का ही बन रहा है, आगे का नहीं बन रहा है। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर तक की जो दूरी है वो आपकी प्रतिबिंब दूरी है। तो v का मान आपको दे दिया कितना? v का मान आपको 100 दे दिया। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है? अब आपको पूछा है कि अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, कोई वस्तु यहाँ पर 100 सेंटीमीटर तक तो देख सकता है, लेकिन वस्तु अनंत के ऊपर है। कहाँ पर है? यहाँ पर अनंत पर है। उस वस्तु को देखने के लिए, उस वस्तु को देखने के लिए उस व्यक्ति को किस प्रकार का और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा? तो दोस्तों आपको पता है निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। तो दोस्तों आपका ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब बचे हैं 2, तो ये और एक ये। अब आपको देखना है कौन सा सही होगा। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि वस्तु कहाँ से देखनी है? अनंत से देखनी है। वस्तु कहाँ पर रख रखी है? अनंत पर रख रखी है। वस्तु अनंत के ऊपर है, इसका मतलब वस्तु की दूरी यानी u का मान हमें दे दिया अनंत, u का मान हमें अनंत दे दिया। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है पूछा क्या है? फोकस दूरी पूछा है। फोकस दूरी यानी f का मान आपको पूछा है, और लेंस आपको दे रखा है, तो लेंस सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। और लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान आपको निकालना है, 1/v का मान आपका 100 है, माइनस 1/u का मान आपका क्या है? अनंत। और अनंत को हम मान लेंगे 0, इसको क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। f का मान आपका कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। f का मान आपका 100 सेंटीमीटर आ गया, यानी 100 सेंटीमीटर दूरी वाला आपको क्या चाहिएगा? अवतल लेंस चाहिएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन की। चलिए, हाँ 61 नंबर क्वेश्चन है कि घरों में अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है? घरों के अंदर अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो घरों के अंदर जो अर्थिंग होता है उसका उद्देश्य होता है दोस्तों, बिजली का जो प्रभाव होता है, तड़ित प्रभाव, जिसको हम तड़ित प्रभाव बोलते हैं, लाइटिंग इफेक्ट बोलते हैं, तड़ित प्रभाव, तड़ित प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करना, और दोस्तों करंट लगने से बचाना, करंट लगने से बचाना, ये इसका क्या होता है? उद्देश्य होता है घरों के अंदर अर्थिंग लगाने का। तो जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना कम प्रतिरोध, ये सभी गलत हैं प्यारे दोस्तों, इसमें से कौन सा भी नहीं है, इसलिए बोर्ड ने इसको डिलीट क्वेश्चन माना था। लेकिन आपको पता होना चाहिए तड़ित प्रभाव और करंट लगने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अर्थिंग का उपयोग किया जाता है घरों के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सभी गलत हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना तड़ित प्रभाव और करंट लगने से बचाना। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर क्वेश्चन, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है, तो आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी? प्रतिबिंब की दूरी आपको पूछा, यानी v का मान आपको
पूछा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है, यानी कहने का मतलब आपको f का मान 15 दे रखा है ना। और वस्तु कहाँ पर रख रखी है, बिंब अनंत पर रखा है, यानी वस्तु रख रखी है अनंत के ऊपर। तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई, आपकी अनंत हो गई। और वस्तु की दूरी को आप u से प्रदर्शित करते हो, प्रतिबिंब की दूरी को आप v से प्रदर्शित करते हो, और फोकस दूरी को आप f से प्रदर्शित करते हो। तो एक बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर लेंस दे रखा है तो आपको लेंस का सूत्र पता होना चाहिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान 15 है, 1/v का मान आपको पूछा है, माइनस 1/u का मान आपका अनंत है। तो ये तो 0 हो गया, तो v का मान कितना आ गया, 15 आ गया। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है। देखिए ये इस प्रकार से प्रिज्म है, इस प्रकार से प्रिज्म है। जब प्रिज्म में से कोई प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से 7 रंगों में, कितने रंगों में, 7 रंगों में, है ना। इस प्रकार से 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। और 7 रंगों में सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वो आपका होता है VIBGYOR, विबग्योर। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, विबग्योर, विबग्योर। वी से वायलेट यानी बैंगनी, वी से वायलेट यानी बैंगनी, आई से यानी इंडिका यानी जामुनी, जामुनी, बी से यानी ब्लू यानी नीला, जी से ग्रीन यानी हरा, वाई से येलो यानी पीला, ओ से ऑरेंज यानी नारंगी, और आर से रेड लाल। तो सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है, देखो यहां से स्टार्ट किया हमने वी, तो सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ है, सबसे ज्यादा विचलित जो है वो वी हुआ है। वी का मतलब बैंगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, और सबसे कम विचलित कौन होता है, लाल होता है। तो आपको पूछा है सबसे ज्यादा विचलित, तो इसमें से सबसे ज्यादा विचलित कौन होगा, आपका बैंगनी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन की। 64 नंबर क्वेश्चन आपको ये दे रखा कि 3 तांबे के तारों की लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। लंबाई तो आपको पहले की दे रखी है L, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको A दे रखा है। दूसरे तार की आपको 2L लंबाई दे रखी है, और क्षेत्रफल क्या कर दिया, आधा कर दिया। पहले लंबाई L थी वो अब 2L कर दी, यानी लंबाई दुगुनी कर दी और क्षेत्रफल आधा कर दिया। तीसरी बार क्या किया, लंबाई को तो आधा कर दिया, यानी पहले 1 नंबर से आधा कर दिया, और क्षेत्रफल था उसको क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। तो आपको पूछा है कि किस काट क्षेत्र के तार का प्रतिरोध न्यूनतम होगा। आपको सिर्फ काट क्षेत्र के बारे में देखना है, तो आप इस लंबाई वाले को छोड़ सकते हो, आप इस लंबाई वाले को छोड़ सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ इस ए को देख के आपको बताना है कि कौन से तार का प्रतिरोध क्या होगा, आपका न्यूनतम होगा, यानी कम से कम होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर तार की लंबाई ज़्यादा है, तार की लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। अगर तार की लंबाई कम है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। तो ये बात तो लंबाई से संबंधित थी, किससे संबंधित थी, लंबाई से संबंधित। अब यहाँ पर आपको पूछी है काट क्षेत्र की बात, और काट क्षेत्र बोलते हैं मेरे दोस्तों मोटाई को। तो मोटाई, एक मोटा तार, एक तो ये तार है मोटा, ठीक है, और एक ये तार है, ये थोड़ा पतला है। तो आपको पता है मेरे साथियों कि ज़्यादा लाइट किसके अंदर आती है, ज़्यादा अच्छा कौन सा रहता है, सबसे ज़्यादा अच्छा मोटा तार रहता है। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध का मतलब इसके अंदर बाधा कम है, इसका विरोध कम है। इससे मोटे तार का विरोध कम है, मोटे तार के अंदर विरोध कम है, इसीलिए इसके अंदर धारा ज़्यादा आती है। तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। तो आपको यही पूछा था कि किस तार का प्रतिरोध कम होगा, तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। तो देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर A/2 है, और यहाँ पर 2A है, तो मोटा कौन सा होगा, ये तो आधा हो गया, और ये क्या होगा, दुगुना हो गया, दुगुनी मोटाई का हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 2A वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि DNA की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये DNA जो होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों इसके अंदर एक तो आपकी प्रोटीन पाई जाती है, एक तो इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, एक तो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसके साथ साथ नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं DNA के अंदर। और नाइट्रोजनिक क्षारक कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन,
साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन। ये आपके 4 क्या होते हैं, नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं। ये तो बात डीएनए की है, किसकी, डीएनए की। अगर हम यहीं पर आरएनए की बात करें तो आरएनए में इस थाइमिन की जगह क्या जाता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। क्या जाता है, यूरेसिल नाइट्रोजनिक क्षारक आ जाता है। और पैकेजिंग का मतलब होता है गुणसूत्र की संरचना बनना। जब गुणसूत्र की संरचना बनती है तब हिस्टोन प्रोटीन का जो आवेश होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, हिस्टोन प्रोटीन का जो आवेश होता है वो आपका धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। डीएनए की जो पैकेजिंग होती है उसके टाइम हिस्टोन प्रोटीन का जो आवेश है वो आपका धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। ये कुछ बातें आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताई डीएनए और आरएनए के बारे में, नाइट्रोजनिक क्षारक के बारे में बात बताई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। दूसरे स्थान पर आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। तीसरे नंबर पर आपकी आर्गन गैस पाई जाती है 0.93%। उसके बाद आपकी CO2 गैस पाई जाती है 0.03%। उसके बाद आपकी अन्य गैसें पाई जाती हैं, अन्य गैसें 0.4%। और इसमें आपके अन्य गैसों में आ जाती है जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम गैस हो गया, मीथेन हो गया, जिनोन हो गया, रेडोन हो गया। ये सारी गैसें आपकी 0.4% पाई जाती हैं। तो CO2 की मात्रा कितनी होती है, 0.03%। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आपके N2 और O2 जो होते हैं इनको वायुमंडल के स्थायी तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थायी तत्व। इनको स्थायी तत्व कहा जाता है। और CO2 को क्या कहा जाता है, अस्थायी तत्व कहा जाता है। वायुमंडल का अस्थायी तत्व CO2 और अन्य गैसें और साथ में जलवाष्प, और N2 और O2 को क्या कहा जाता है, स्थायी तत्व कहा जाता है वायुमंडल का। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। यानी गुणसूत्र की जो संरचना होती है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो दोस्तों गुणसूत्र के अंदर आपका डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और साथ में आपकी हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आरएनए, डीएनए और हिस्टोन तीनों ही क्या होते हैं, गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन की, कि हृदयघात का कारण क्या है, हार्ट अटैक का कारण क्या है। तो दोस्तों हार्ट अटैक क्यों आता है, शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर, बिल्कुल सही बात है। धमनियां जो होती हैं उसमें रक्त का थक्का जम जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। और हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा पहुंचने पर, यानी हृदय के अंदर अगर रक्त नहीं पहुंचेगा तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। धमनियों के अंदर थक्का बन जाए तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर भी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 69 नंबर क्वेश्चन की। 69 नंबर क्वेश्चन ये रहा, यदि पिता RH सहित तथा माता RH हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। दोस्तों जब हम डॉक्टर के पास पहली डिलीवरी करवाने जाते हैं तो उस टाइम डॉक्टर क्या करता है, खून टेस्ट करता है। खून टेस्ट करता है, यदि उस बच्चे के पिता का RH क्या है, प्लस वाला है, RH प्लस वाला यानी RH फैक्टर प्लस वाला है। और दोस्तों अगर माता का जो रुधिर है वो RH माइनस वाला है, यानी इस प्रकार से अगर अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो पहला बच्चा होने के तुरंत बाद, पहला बच्चा होने के 24 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर क्या करता है, माता के एक इंजेक्शन लगाता है। और वो इंजेक्शन किसका होता है, तो वो इंजेक्शन होता है रोहगाम प्रतिरक्षी। रोहगाम प्रतिरक्षी कहा जाता है IgG को। किसको कहा जाता है, IG तो कहा जाता है प्रतिरक्षी को। तो कौन सी प्रतिरक्षी का टिक्का लगाया जाता है, तो ध्यान रखना G प्रतिरक्षी का टिक्का लगाया जाता है। और इस G प्रतिरक्षी को हम क्या बोलते हैं, रोहगाम प्रतिरक्षी बोलते हैं। दोस्तों अगर ये टिक्का न लगाए, अगर डॉक्टर टिक्का न लगाए, इसका जो दूसरा बच्चा जो प्राप्त होगा ना, सेकंड बच्चा जो प्राप्त होगा, वो बिल्कुल दुर्बल पैदा होगा, कमजोर पैदा होगा, मंद बुद्धि वाला पैदा होगा, क्योंकि उसके एक रोग हो जाता है और उस रोग को बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग बोल देते हैं। तो इस गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग से बचने के लिए
IgG का टीका लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जब पिता और माता का क्या हो, खून अलग अलग हो। जब माता और पिता का खून क्या हो, अलग अलग RH फैक्टर वाला हो, तब ये टीका लगाया जाता है रोहेगाम प्रत्यक्षी का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन की, कि मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? तो व्यावसायिक मोती प्राप्त होता है मेरे प्यारे साथियों, वो पेनिकटिडा से होता है। किससे होता है? पेनिकटिडा से। जो व्यावसायिक मोती जो प्राप्त होता है वो आपका पेनिकटिडा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पेनिकटिडा से व्यावसायिक मोती प्राप्त होता है, जिसका हम व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें 71 नंबर क्वेश्चन की। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? प्रथम पुनर्योजी टीका कौन सा है? तो ये क्वेश्चन तो दोस्त आपको याद रखना पड़ेगा। प्रथम पुनर्योजी टीका आपका हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी को प्रथम पुनर्योजी टीका कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी को प्रथम पुनर्योजित टीका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है। हाँ दोस्तों, आज मैंने आपको 50 से 51 से लेकर 71 तक 22 क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ 22 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इससे आगे जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। दोस्तों बहुत जल्द हमारे पेपर की सीरीज ये खत्म कर दूंगा मैं। फिर भी 5-7 क्वेश्चन पेपर बचेंगे, वो 20-20 में मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन अब मैं आपको चैप्टर वाइज बायोलॉजी स्टार्ट करवाने वाला हूँ। चैप्टर वाइज बायोलॉजी स्टार्ट करवाने वाला हूँ। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि आपको बायोलॉजी की पहले थ्योरी पढ़नी है, मेरे से थ्योरी पढ़नी है, या फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, MCQ पढ़ने हैं। ये आपको डिसाइड करना है। अगर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, जो डिस्कशन के साथ होंगे। अगर थ्योरी करवाऊंगा तो पूरी डिटेल से थ्योरी करवाऊंगा, उसमें क्वेश्चन शामिल नहीं करूंगा। और आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या पढ़ना चाहते हो। जो पढ़ना चाहते हो उसका आप कमेंट कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय। एक बार वीडियो को शेयर करके जाना और लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।